Hello everyone. So today's topic of discussion is judicial pendency of cases. ये भी एक एवरग्रीन इशू है, आप हर साल इसके बारे में पढ़ोगे एंड यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, रीज़न समझने हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग होने के और वे फॉरवर्ड समझना है. ठीक है, सिंपल टॉपिक है. लेट अस स्टार्ट. फैक्ट समझ लेते हैं. इसमें 4 फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. आपको सारे पॉइंट्स एक बार में यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वाइल यू आर राइटिंग द पॉइंट्स इन चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आप इनको इनके थ्रू सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करना. अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, मोर देन 4 करोड़ केसेज आर पेंडिंग इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा, हाई कोर्ट में 45 लाख एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है. सो ये फैक्ट तो मस्ट रिमेंबर है. ठीक है, कि कितना केसेस पेंडिंग है. सो यू कैन कोट दिस डेटा. उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं. दैट इज़ मोर देन 40% ऑफ दीज केसेस के डिसीजंस आर डिलीवर्ड आफ्टर 3 ईयर्स. ठीक है, सो 40% केसेस के डिसीजंस 3 ईयर्स से ज़्यादा. तो जिनके जो लोग भी ये केसेस को लड़ रहे हैं, दे हैव टू अपीयर इन कोर्ट्स फॉर 3 ईयर्स एंड सारा प्रोसेस 3 साल से ज़्यादा चलता है. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, एंड मोर देन इसका एक रेपरकशन ये भी है दैट मोर देन 70% प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल. और ये ऑब्वियसली एक कोलैटरल डैमेज है बिकॉज ऑफ द हाई जुडिशल पेंडेंसी, कि जितने भी लोग जेल में हैं उनमें से 70% मतलब 7 आउट ऑफ 10 पीपल आर अंडर ट्रायल. मतलब अभी तक दे हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ द क्राइम और वट एवर सिचुएशन जिनके वजह से उन पर केस हुआ था. अभी वो दे हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी बट दे आर इन जेल. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखो. ये आप इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हो बाकी चीज़ों में. जब आप प्रिजन रिफॉर्म्स के टॉपिक को पढ़ोगे वहाँ पर भी दिस फैक्ट विल कम हैंडी. लॉ कमीशन ये बोलता है कि देयर शुड बी इन इंडिया 50 जजेस पर मिलियन पीपल. ये रिकमेंडेड है, बट एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है दैट देर आर ओनली 15 जजेस. सो 50 इज़ रिकमेंडेड एंड वी हैव ओनली 15. तो दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर. ठीक है, नंबर आप याद रख सकते हो 50 एंड 15. एंड ये आप जब हम लोग वैकेंसी इशू पढ़ेंगे कि केसेस पेंडिंग होने का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि देर इज़ वैकेंसी इन द जुडिशरी. तो वो आप यहाँ पर ये पॉइंट से सब्सटेंशिएट कर सकते हो दैट रिकमेंडेड है 50 बट है इंडिया में सिर्फ ओनली 15. वैकेंसी इशू यहाँ पर भी जो हम लोगों ने एक और दूसरे फैक्ट से सब्सटेंशिएट करने को कोशिश करी है दैट इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स द वैकेंसी इज़ 25% एंड इन द हाई कोर्ट्स इट इज़ हायर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 40%. ठीक है, सो फैक्ट्स जस्ट एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं. 4 करोड़ केसेस पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा, हाई कोर्ट में 45 लाख ऑलमोस्ट 50 लाख एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज़्यादा. 40% केसेस के डिसीजंस आर कमिंग आफ्टर 3 ईयर्स एंड 70% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल. लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन ऑफ 50 जजेस होने चाहिए एंड एक्चुअल ग्राउंड सिनेरियो है दैट 15 जजेस हैं पर मिलियन पीपल एंड वैकेंसी इशू एट सबॉर्डिनेट लेवल इज 25% एंड हाई कोर्ट लेवल इज 40%. अच्छा, अब रीजंस को समझते हैं और स्टेक होल्डर अप्रोच से इस चीज़ को अप्रोच करते हैं. तो अगर हम लोग स्टेक होल्डर सोचें तो कौन कौन लोग हो सकते हैं. एक, जो लोग केस फाइल कर रहे हैं तो वो होंगे पीपल या फिर गवर्नमेंट. आपको पता होगा दैट द गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेंट. फिर आप जहाँ पर केस फाइल कर रहे हो वो एक स्टेक होल्डर हो गया, यानी कोर्ट एक स्टेक होल्डर हो गया. और स्टेक होल्डर्स हमारे क्या हो सकते हैं, लॉयर्स जो कि केस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो लॉयर्स हो गया एक. और पुलिस, है ना. तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. अब इन्हें दिमाग में रखते हैं और देखते हैं कि रीजंस क्या हैं. देर इज़ अ राइज इन PIL. यहाँ पर अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अब आ गई हैं, गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ने जब से इन चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करी है कि लोगों के राइट्स मीट होने चाहिए एंड लोग भी अवेयर हो रहे हैं दैट उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर और अदर लीगल राइट्स हैं वो सारा मीट होना चाहिए. तो देर हैव बिन अ राइज इन द PIL एंड स्पेशल लीव पटिशन, जो कि आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो अंडर स्पेशल लीव पटिशन और आपके जो भी ग्रीवांसेज हैं वो आप कोर्ट में रखो एंड इट विल ट्राई टू डिलीवर जस्टिस इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल. तो बिकॉज ऑफ पीपल आप याद रख सकते हो कि PIL का राइज़ हुआ है, अवेयरनेस का राइज़ हुआ है. उसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्ट केसेस फाइल कर रहे हैं एंड स्पेशल लीव पटिशन की वजह से केस नंबर ऑफ केसेस इज़ इंक्रीजिंग. तो बर्डन इंक्रीज़ हो रहा है ऑन द कोर्ट. गवर्नमेंट का भी वही है
कि गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है, एंड गवर्नमेंट एक्चुअली फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दैट आर फाइल्ड इन द जुडिशरी। तो पीपल और गवर्नमेंट के इशू तो हम लोग समझ गए। अब कोर्ट में कुछ इशू है। कोर्ट में क्या इशू है? स्ट्रक्चरल इशू लाइक शॉर्टेज ऑफ जजेस, लो बजटरी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़। तो कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, शॉर्टेज ऑफ जजेस है, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ा दैट 50 जजेस होना चाहिए पर 15 ही है, तो वो हो गया कोर्ट वाला डायमेंशन। अब हम लोग आ जाते हैं लॉयर्स और पुलिस वाले डायमेंशन में। देयर इज़ अ कोल्यूसिव नेक्सस बिटवीन द लॉयर्स एंड पुलिस, ताकि केसेस जो हैं लंबे टाइम तक चल सके एंड दोनों अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू ज़्यादा बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ऑब्वियसली इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ कम्बरसम लॉज एंड जो हमारा पुलिस सिस्टम है वहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिसके वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है क्राइम केसेस में वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो ये हो गया पुलिस वाला डायमेंशन। एंड फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, ये भी आप समझ सकते हो दैट लॉयर्स बार बार कोर्ट केसेस को एडजर्न कराते रहते हैं एंड लंबे टाइम तक चलाने में उनका भी जो इंटरेस्ट है वो सर्व होता है। तो हम लोगों ने स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स को मार्क किया, पीपल, गवर्नमेंट, कोर्ट, लॉयर्स एंड पुलिस। और इसको बहुत सिंपल वे में मार्क करो कि कोर्ट केसेस करता कौन है? पीपल एंड गवर्नमेंट। कोर्ट केस जाता है ऑब्वियसली इन द कोर्ट एंड उससे सॉल्व करने में हेल्प करता है लॉयर्स और पुलिस। तो इन पांचों के थ्रू जो भी डायमेंशंस आपके दिमाग में आए यू कैन राइट एज रीजंस। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेक होल्डर के थ्रू इसे समझ लिया कि रीजंस क्या हैं इतने ज़्यादा केसेस होने का, इतना ज़्यादा पेंडेंसी होने का। अब इसके इम्प्लीकेशंस को हम लोग, जो बहुत ही फेमस अप्रोच है पेस्टल अप्रोच, उससे समझ लेते हैं। सो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है इतना ज़्यादा कोर्ट केसेस होने का? इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द जुडिशियल क्रेडिबिलिटी। ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग होंगे तो जुडिशियल क्रेडिबिलिटी विल गो फॉर अ टॉस, पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाता है इन द जुडिशरी एंड इट इज़ ऑब्वियसली अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 विच इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू लाइफ। एंड जो राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल है इट इज़ एक्चुअली गेटिंग वायलेटेड बिकॉज आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिटिकल डायमेंशन आप ज़रूर से याद रखो, क्रेडिबिलिटी कम होना एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग होने का? पहला है दैट इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन्फोर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसेस टू एनफोर्स देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि केसेस बहुत सालों तक पेंडिंग रहते हैं तो बिजनेस का इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है एंड उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो भी उनका जो भी इश्यूज़ था इकोनॉमिक जिसके वजह से दे हैड टू फाइल द केसेस, वो सॉल्व नहीं होता है। एंड इस तरीके का जब इन्वायरमेंट बना रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सफ़र करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर अगर केस हो गया तो बहुत सालों तक चलेगा, देयरफॉर इट लीड्स टू डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑब्वियसली डिक्लाइन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो दिस इज़ अ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द हाई केसेस पेंडिंग इन इंडिया। सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल इम्प्लीकेशन क्या है? इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द ट्रस्ट ओवरऑल। सोसाइटी में जो ट्रस्ट लेवल है वो कम हो जाता है। रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ कब होगा? जब आप जुडिशरी एक्टिवली और स्पीडी फैशन में फेयर जस्टिस प्रोवाइड करेगा। जब ये नहीं हो रहा है तो इट विल लीड टू अ लो ट्रस्ट सोसाइटी एंड रूल ऑफ लॉ डिक्लाइनिंग इन द सोसाइटी। एंड स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, जब भी आप जेल जाते हो आपको एक सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, बट 7 आउट ऑफ 10 पीपल आर अंडर ट्रायल्स। उन हैव दे एक्चुअली कमिटेड द क्राइम और नॉट, ये किसी को पता नहीं है। सो पर फिर भी जो स्टिग्मा है जेल जाने का दे हैव टू फेस। एंड वही मेजॉरिटी ऑफ अंडर ट्रायल्स जो हैं वो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं। जो लोग भी SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से, दलित से, या फिर ऐसे लोग जिन लोग खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अंडर ट्रायल्स वहीं पर होता है। ठीक है, तो आपका अगर पॉवर्टी जिनमें हाई है, मतलब इफ़ यू आर पुअर, आपका जेल जाने का टेंडेंसी इज़ हायर। ये बोलना करेक्ट नहीं है बट एक्चुअली सिनेरियो इंडिया में यही है दैट द रिच गेट अवे, बट जो पुअर हैं उन्हें कई बार जेल जाना पड़ सकता है फॉर द सेम क्राइम। अगर एक रिच पर्सन उसे कमिट करेगा एंड एक पुअर पर्सन उसे कमिट करेगा, द चांसेस ऑफ द पुअर पर्सन बीइंग बिहाइंड द बार्स इज़ हायर। ठीक है, एंड यहाँ पर इस स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ अंडर ट्रायल्स कमिंग फ्रॉम द लोअर सेक्शन, ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर एक जो हमारा पेस्टल में जो लीगल डायमेंशन है हम लोग वो यहाँ से कवर कर सकते हैं दैट बिकॉज ऑफ सो मैनी केसेस। जब हमने पढ़ा कि 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है दे रिमेन पेंडिंग। जब सबरीमाला रिव्यू केस है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है, CAA का केस है, या फिर आर्टिकल 370 वाला जो केस है,
उन सब का रिव्यू बचा हुआ है एंड सुप्रीम कोर्ट उन पे वर्डिक्ट दे ही नहीं पा रही है बिकॉज उसके जो केस के बर्डन है वो खुद इतने हाई है. सो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो जो मेन मैटर्स है उन तक पहुँच ही नहीं पा रहा बिकॉज केसेस का बर्डन ही इतना हाई है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लीकेशन. हमने समझा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल. तो पेस्टल में ज़रूरी नहीं है कि आप सारे यूज़ करो, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है. जैसे यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल डायमेंशन रेलेवेंट था तो हमने उस हिसाब से सोचा एंड पॉइंट्स को लिख लिया. ठीक है, इम्प्लीकेशन हो गया. ऑब्वियसली इन चीज़ों के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ही ज़्यादा होते हैं. जुडिशियल केसेस पेंडिंग हैं, अब इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ढूंढना तो मुश्किल ही है, तो नेगेटिव पॉइंट्स ही ज़्यादा लिखने पड़ते हैं. एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट वेरी गुड सजेशंस जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, बिकॉज आप ये समझ ही सकते हो दैट रीजंस एंड इम्प्लीकेशंस ये बहुत सिंपल हैं, बट अगर हम लोग थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस कमीशन, फॉर्मर सीजीआई के पॉइंट्स को कोट करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, दैट टू टैकल दिस इशू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज शुड बी इंक्रीज्ड. अभी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है ना वो बहुत कम है. सुप्रीम कोर्ट के लिए 190 डेज है, जनरल हाई कोर्ट के लिए थोड़ा वेरी कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज 210 डेज है. तो इसे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि इसे इंक्रीज़ करो. एंड स्ट्रक्चरल इशू जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन का इशू है उसे सॉल्व करने के लिए इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज बनाओ, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है ऑन द जजेस वो कम हो जाए. एंड देयरफॉर वो लोग अपने मेन जो काम है ऑन डिलीवरिंग जस्टिस टू द पीपल उस चीज़ पर फोकस कर पाएँ. सो मेक द इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज. एक और पॉइंट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को हैंडल कर सकता है जज इन द जुडिशरी, तो उसके लिए 13th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया दैट वी शुड हैव प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, जो भी रोज़मर्रा के काम हैं वो इजीली टैकल हो एक स्मूथ मैनर में, ताकि जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, इनका काम बस ये होना चाहिए कि जस्टिस सही मैनर में डिलीवर हो जाए और एक स्पीडी फैशन में डिलीवर हो जाए. ठीक है, सो हम लोगों ने वर्किंग डेज़ को बढ़ाने की बात कर ली, ट्रिब्यूनल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स को लाने की बात कर दी. उसके साथ हमारे जो फॉर्मर सीजीआई थे उनका एक सजेशन था दैट वी शुड गो फॉर द नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प हो पाए. तो हमने स्ट्रक्चरल इशू पढ़ा कि कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, वहाँ पर कंप्यूटराइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों की बात तो दूर, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है. तो अगर इस तरीके का एक बॉडी बन जाता है अंडर द सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा दैट एक बॉडी है नालसा, बट इट इज़ अंडर द लॉ मिनिस्ट्री. ठीक है, इट इज़ अंडर द लॉ मिनिस्ट्री, बट ये जो बॉडी हमने हमारे फॉर्मर सीजीआई ने सजेस्ट किया था फॉर बूस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दिस वाज सपोज टू बी अंडर द सुप्रीम कोर्ट, बट एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ने इस पर इसे खारिज कर दिया. एंड देयरफॉर ये बॉडी अभी बनना इंडिया में मुश्किल ही है वैसे तो, बट फिर भी हम लोग एक पॉइंट के लिए लिख सकते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके. एंड कोट दैट द फॉर्मर सीजीआई हैज़ रिकमेंडेड दिस. ठीक है, फिर जनरल सजेशंस लाइक इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन एंड ई कोर्ट्स के फैसिलिटी को बढ़ाओ, ताकि ऑनलाइन फैसिलिटीज़, लाइव रिकॉर्डिंग, इन तरीके की चीज़ों से हम लोग डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, केसेस पे जल्दी डिलीवर कर सकते हैं. एक और पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेंट, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए एंड एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट कुछ साल पहले ला रही थी उसे रिवाइव करें एंड देयरफॉर स्ट्रीमलाइन करें अपने प्रोसेस को, और केसेस को ध्यान रखें कि इफ़ दिस नीड्स टू बी पुट टू द जुडिशरी तभी केसेस जाएं, वरना जुडिशरी में केसेस जितना कम हो सके उतना जाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया था इसके लिए, LIMBS, लिम्स पोर्टल करके है, जहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी केसेस जाते हैं वो उनका लीगल डेटा शेयर हो सके एंड द गवर्नमेंट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट. तो आप ये याद रख सकते हो और ये लिम्स पोर्टल को याद रख सकते हो. ठीक है, ऑब्वियसली जो भी पेटी केसेस हैं या फिर ऐसे केसेस हैं जिसे हम लोग लोकल लेवल पे सुलझा सकें, तो उसके लिए इंक्रीज द रोल ऑफ लोक अदालत, इंक्रीज द रोल ऑफ ग्राम न्यायालय एंड ऑब्वियसली मीडिएशन इज़ अ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. इंडिया में अभी मीडिएशन एक्ट भी आया है. सो इन चीज़ों का रोल जितना बढ़ेगा, जो जुडिशरी है उसका बर्डन ऑटोमेटिकली कम जाएगा जब आप लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, मीडिएशन इनके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे. एंड जो हमने पढ़ा कि जजेस
होने चाहिए 50 पर मिलियन बट हैं 15 पर मिलियन, तो उसके लिए अपॉइंट एडहॉक जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को वापस लेकर के आओ और कोशिश करो ताकि टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सकें। इसके लिए कुछ डेडलाइंस रखो कि इतने दिन में हमें केसेस को सॉल्व करके जस्टिस डिलीवर कर देना है। तो इन चीज़ों से हम लोग पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये याद रखो कि इकोनॉमिक सर्वे का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आप कोट करो, 13 फाइनेंस कमीशन का पॉइंट कोट करो, फॉर्मर सीजीआई का पॉइंट कोट करो, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी आप याद रखो, एंड रोल ऑफ लोक अदालत, ग्राम न्यायालय एंड मीडिएशन याद रखो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अपॉइंटिंग एडहॉक जजेस वाला पॉइंट थोड़ा जनरल है, सो आप इसे नीचे रख सकते हो, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखना है, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा इन्फोग्राफिक 2-3 दिए हुए हैं, आप उसके थ्रू थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है जो अ क्वार्टर ऑफ 100 ट्रायल्स आर लैंग्विशिंग फॉर ओवर अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये 2020 तक ही है, ये एक्चुअली बढ़ा ही है इन द रिसेंट पास्ट कि 107 के अंडर ट्रायल्स केसेस आर पेंडिंग फॉर ओवर अ ईयर एंड टोटल अंडर ट्रायल्स आर 370 के। ठीक है, ये अब इससे ज़्यादा ही है। एंड वैकेंसीज़ जो हमारे जुडिशल सिस्टम में हमने ऊपर पढ़ा वही हाई कोर्ट के लेवल पे एंड लोअर कोर्ट के लेवल पर यहाँ पर बताया गया है। ये इन्फोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बोलता है दैट द शेयर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years अक्रॉस 25 हाई कोर्ट्स इज एज हाई एज 48.3% एंड हाई कोर्ट्स का पेंडेंसी ऑफ केसेस इज वर्स दैन इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि 48.3% फॉर मोर देन 5 years, तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इंडिया में एक केस को सॉल्व करने के लिए। सो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ हमने कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज जो पढ़ें, डीले के रीजंस क्या होते हैं, तो वहाँ पर वी आर अवेटिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग विटनेस या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल, लॉयर अवेलेबल ही नहीं है। बिकॉज जब एक केस 3-4 साल के लिए चलता है देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द क्लाइंट टू अफोर्ड द लॉयर, तो उस वजह से कई बार लॉयर्स अवेलेबल ही नहीं है, वो एक रीज़न हो गया। या फिर द अक्यूज्ड इज़ अब्सकॉन्डिंग, वो भाग गया है जो भी अक्यूज्ड है, ठीक है, वो मिल नहीं रहा है, तो देयरफॉर द केसेस आर पेंडिंग। ठीक है, पार्टीज़ आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो 2-3 मेन ऊपर वाले हैं वो याद रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस क्यों पेंडिंग रहते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल, अक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग एंड डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग विटनेसेस। तो ये सारे इश्यूज़ जिसके वजह से हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी डिले होते रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक था। एंड यहाँ पर आप फैक्ट्स ज़रूर से याद रखो, रीजंस को स्टेक होल्डर अप्रोच से याद रखो, इम्प्लीकेशंस में पेस्टल अप्रोच याद रखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल डायमेंशन याद रखो, एंड वे फॉरवर्ड में कोट द सोर्स, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को कोट करो, 13 फाइनेंस कमीशन को कोट करो, फॉर्मर सीजीआई को कोट करो, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, इन तरीके की चीज़ों पे बात करो। ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। I hope this was useful. Please watch the whole video and let me know about the feedback. आपको नेक्स्ट टॉपिक किसी पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।